So now we are going to cover the Ghatna Chakra of Indian polity and governance. The first chapter is the constitutional development of India, and we will cover this Ghatna Chakra through questions. So let us move to questions. The first question is, in which of the following acts the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? So we know that when the Regulating Act of 1773 was passed, there was a provision in the act that the Supreme Court would be established. So Regulating Act of 1773 has this provision of establishing the Supreme Court. So हमारा आंसर है ए, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं. दैट द प्रोविज़न फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कैलकाटा वॉज मेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773. लेकिन जो ये सुप्रीम कोर्ट था ये 1774 में इस्टेब्लिश किया गया, और सर इलिया एमपी वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सो वॉट एवर आई एम हाईलाइटिंग within the red rectangle, that is important for our examination. दूसरा सवाल है, with reference to the establishment of Supreme Court, which of the statement is are correct? पहला statement है, Supreme Court at Calcutta was established by the Regulating Act of 1773. ये हमने ऊपर ही पढ़ा. This statement is correct. और दूसरा स्टेटमेंट है, लीमेस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमें पता है कि सर इलिया एमपी वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट. सो ये जो ऑप्शंस हैं इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और सेकंड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. तो आवर आंसर वुड बी वन ओनली. नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चंस. In third question we have to match this. Let us match it. तो इसमें establishment of board of control, तो ये चीज़ हमने पॉलिटी में पढ़ी है कि when Pitt's India Act 1784 was passed, board of control and court of director was established. So establishment of board of control would come with 2. then establishment of Supreme Court, ये हम पढ़ चुके हैं. Regulating Act of 1773, permission to English missionaries to work in India. तो जब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास हुआ था उसमें इंग्लिश मिशनरीज़ को इंडिया में वर्क करने की परमिशन दी गई थी. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, ये चार्टर एक्ट 1833 में पास हुआ था. और ये भी हमें पता है कि वो जो लॉ मेंबर थे उनका नाम लॉर्ड मैकोले था. उन्होंने 1835 में मैकोले माइन्यूट्स भी दिए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक को, और उसके आधार पर इंग्लिश को इंडिया की नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था. एंड ही ऑल्सो बिकेम द लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल. तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2. तो या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है. बी का फर्स्ट, इसका मतलब डी नहीं हो सकता है. आवर आंसर वुड बी बी. लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. द फोर्थ क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जनरल Committee of Public Instructions 1823, and Orientalist and Anglicist controversy. तो ये हमें पता है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 इसलिए बनाई गई थी क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में एक प्रोविज़न था कि 1 लाख रुपीज़ वुड बी स्पेंट ऑन द एजुकेशन इन इंडिया. तो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो बनी थी उसमें लॉर्ड मैकोले ने फिर ये बताया कि द एजुकेशन शुड बी टॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज.
तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी इसी कमेटी में, सो दिस इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। एंड क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ओपन एंडेड है, और इस ओपन एंडेड क्वेश्चंस में वी कंसीडर दैट चार्टर एक्ट ऑफ 1813, क्योंकि इसमें प्रोविज़न था कि 1 लाख रुपए इंडियंस की एजुकेशन पर स्पेंड किए जाएंगे, और फिर उसके बाद ही वो स्पेंड कैसे किए जाएँ उसके लिए जनरल कमेटी बनी थी। सो फर्स्ट वुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल, सो आवर आंसर वुड बी 4th का डी। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्करेज्ड ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम एंड प्रमोटेड वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। In Charter Act 1813, there was also a provision that company should invest rupees 1 lakh every year on the education of Indians. So in 1823, General Committee of Public Instruction was constituted, which has a responsibility to grant 1 lakh rupees. This statement is important for our examination. Then Orientalist Anglicist controversy होती है कि इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ाना चाहिए। सो H.T. प्रिंसिप एंड डॉक्टर H.H. विल्सन सपोर्टेड ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन, वेयर एज इंग्लिश वर लेड बाई चार्ल्स ट्रेवलियन। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। और फिर लास्ट में पता है लॉर्ड मैकॉले बताते हैं कि हमें इंग्लिश में एजुकेशन देनी चाहिए, और फिर जनरल विलियम बेंटिक एक्सेप्ट कर लेते हैं लॉर्ड मैकॉले का प्रोपोजल, एंड इंग्लिश लैंग्वेज वाज एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है कि वाई विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड एबॉलिश्ड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड इन इंडिया एक्सेप्ट टी एंड चाइना ट्रेड। तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिश्ड बाई द चार्टर एक्ट 1813 एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड चाइना। इट एजर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाई द कंपनी। द एक्ट ऑल्सो empowered द लोकल गवर्नमेंट्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट to impose taxes and punish those who did not pay, while Charter Act of 1813 abolished commercial role of the East India Company and allowed East India Company to perform political functions only. तो ये चीज़ याद रखनी है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने टी और ट्रेड विद चाइना को छोड़कर सारे तरह की ट्रेड पर प्रतिबंध लगा दिया था, एंड 20 साल बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो पास हुआ उसमें कंपनी के जो कॉमर्शियल फंक्शंस थे उन्हें एबॉलिश कर दिया गया था। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। सो सी वुड बी द आंसर, क्योंकि कंपनी के मोनोपोली को रिमूव करके सिर्फ ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी इस मोनोपोली को रखा था। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है कि द एक्ट इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात हो रही है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है इट एजर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट है द रेवेन्यूज़ ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडियन रेवेन्यूज़ को तब कंट्रोल करेगी जब इंडिया में वाइस रॉय आएंगे, और वाइस रॉय आते हैं 1857 की क्रांति के बाद 1858 में। सो दिस स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट वर करेक्ट, और यहाँ पर करेक्ट पूछा है तो 1 and 2 ओनली वुड बी अवर आंसर। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एबॉलिश्ड एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड चाइना थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1813। Nothing important has been given in this explanation, which is important for our examination. If anything would be important for our examination, I would highlight it. Now question number 8.
which act for the first time made it possible for Indians to take some share in the administration of their country. इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833. सेक्शन 87 वॉज वन ऑफ द मोस्ट. तो ये सेक्शन हमें याद नहीं रखने हैं बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में प्रोविज़न था क्या कि नो पर्सन ऑफ इंडिया or the crown would be debarred from any post or service under the company on the ground of religion, place of birth, descent or color or any of them. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जिस ईयर कंपनी की कॉमर्शियल फंक्शंस को हटा दिया गया उसी साल इंडियंस को भी सम शेयर इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव किया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने. तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है. Second chapter is acts passed under the British Crown. We will see this chapter in the next video.